अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं एमीटर। राइट अवे वी पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये वो टॉपिक है जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं। नॉर्मलाइज मैनर में इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ते लोग, इसको पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, बट वी पीपल विल स्टडी इट इन दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम किसी भी सर्किट में, उसकी किसी भी ब्रांच में बहने वाले करंट को मेज़र कर पाते हैं। डिवाइस मेजरिंग करंट, जो करंट को मेज़र कर पाए। ऐसी कोई भी डिवाइस जो करंट को मेज़र कर पाती है, जो विद्युत धारा का मापन कर पाती है, उसे हम क्या कहते हैं? एमीटर। डिवाइस मेजरिंग करंट। ऑब्वियसली कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। अरे कहिए, एक ऐसी डिवाइस जो करंट को मेज़र कर पाती है उसे तुम क्या बोलते हो? एमीटर। ठीक है, लिख लीजिए। ऐसी डिवाइस जो एमीटर, जो करंट को मेज़र करेगी उसे हम बोलेंगे एमीटर। धारा मापी इसे हिंदी में कहा जाता है, विद्युत धारा का मापन करता है ये। अब हमारे पास में एक ऐसी डिवाइस जो करंट को मेज़र कर पाती है उसे हम क्या कहते होते हैं? एमीटर। ठीक है। अब आपके पास में क्या है? यू हैव अ गैल्वेनोमीटर। तुम्हारे पास में क्या है? एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी बला है, एक ऐसी डिवाइस है जिससे तुम करंट भी मेज़र कर सकते हो, वोल्टेज डिफरेंस भी मेज़र कर सकते हो। मतलब सब कुछ मेज़र कर सकते हो। इससे करंट भी मेज़र किया जा सकता है, वोल्टेज डिफरेंस भी। ये कर सब कुछ सकता है, पर कुछ भी ढंग से नहीं कर सकता। आता है इसको सब कुछ है करना, पर ढंग से नहीं कर पाता। मतलब एक लिमिट के बियॉन्ड ये करंट को मेज़र नहीं कर पाएगा। इट कैन मेज़र करंट, इट मेजर्स करंट, बट अप टू सर्टेन लिमिट। बियॉन्ड सर्टेन लिमिट इट विल नॉट बी एबल टू मेज़र द करंट। एक लिमिट के बियॉन्ड ये करंट को मेज़र नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर है। अब इस गैल्वेनोमीटर को मुझे एमीटर में बदलना है, अर्थात मैं इससे अच्छा खासा करंट मेज़र कर पाऊँ, वो मैं चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? मुझे गैल्वेनोमीटर को काय में कन्वर्ट करना है? एमीटर में। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो क्या करूँ मैं इसके लिए? दिक्कत क्या है कि गैल्वेनोमीटर का खासा रेजिस्टेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होता है, और इसका काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण बियॉन्ड सर्टेन लिमिट इट कैन करंट इसमें से पास नहीं हो सकता। एक लिमिट तक इसमें से करंट पास होगा, लेकिन उस लिमिट के बियॉन्ड अगर तुम्हें करंट को ले जाना है तो ये करंट को ले जाने नहीं देगा, बिकॉज इट हैज़ सम कंसिडरेबल हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस खासा ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण करंट को ज़्यादा लिमिट का करंट इसमें से पास नहीं हो सकता। अब मुझे ज़्यादा लिमिट का करंट पास करना है तो मैं क्या करूं? बट नेचुरल सी बात है कि ज़्यादा लिमिट का करंट पास करना है तो मैं इसके रेजिस्टेंस को कम कर दूं। एंड व्हाट इज़ द ईजिएस्ट वे टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को कम करने का सबसे सरल, सहज, आसान, सुलभ तरीका क्या है? आप इसके पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दो। जब आप पैरेलल में स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इवन मोर स्मॉलर। So if you connect the resistance in parallel of it, resistance will be reduced furthermore. resistance कम हो जाएगा, और resistance कम हो जाएगा तो अब तुम, जब resistance कम हो गया तो बट ऑब्वियस सी बात है तुम ज़्यादा करंट पास कर सकते हो, ज़्यादा करंट मेज़र कर सकते हो। So to convert a galvanometer into an ammeter, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मैं उसके पैरेलल में, उसके समानांतर में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ूंगा। टू कन्वर्ट, ये क्या था? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में मुझे बदलना था। मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ? समस्या कहाँ आ रही है? समझ में आ रही है बात? आप समझिए कि आप ये करंट मेज़र कर पा रहा है, पर मालूम पड़ रहा है 1 एम्पियर से ज़्यादा का करंट मेज़र नहीं कर पा। अब तुमको मेज़र करना है 100 एम्पियर, तो क्या करोगे? ये तो 1 एम्पियर से ऊपर करंट मेज़र नहीं करेगा, जल जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा ये। तो क्या करें? तो हम इसके रेजिस्टेंस को कम कर दें। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इसके पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस हटका दिया। तो जब रेजिस्टेंस आप पैरेलल में जोड़ दोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में जोड़ेंगे, ये जो पैरेलल में हमने स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ा है, इस स्मॉल वैल्यू के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? शंट। इसे हम बोलते हैं शंट। समझ में आई बात? और इस तरीके से आपने जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया? एमीटर। ये सिंबल किसका है? ये किसका सिंबल है? सो टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर,
a small value resistance S known as shunt is connected in parallel of it. Say, to convert a galvanometer into an ammeter, to convert a galvanometer into an ammeter, a small resistance, to convert a galvanometer into an ammeter, to convert a galvanometer into an ammeter, a small value resistance is connected in parallel of it. To convert a galvanometer into an ammeter, a small value resistance shunt is connected in parallel of it. गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हमने एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया। उस स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे युवराज? शंट नाम देते हैं। ठीक है, इसे हमने काहे से रिप्रेजेंट किया? एस से। आपने उसके पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इसको क्या नाम दिया आपने? अब मान लीजिए यहाँ से इसमें कितना करंट पास किया गया? आई। ठीक है, इसमें से करंट गया आई, उस आई करंट इसमें से गया, टोटल करंट उसमें से सपोज करो आई जी करंट किसमें से गया, तो बाकी का कितना आई माइनस आई जी किस में से जाएगा? शंट में से जाएगा। अब तुम गौर करो तो यहाँ पर तुम क्या पा रहे हो? ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये जो शंट है, ये दोनों काहे में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसलिए नेचुरल सी बात है, व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस शंट। जितना वोल्टेज डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आएगा उतना ही किसके अक्रॉस आएगा? जितना गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आएगा उतना ही किसके अक्रॉस आएगा भैया? दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा। इज इट? अभी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में से बहने वाला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू आई आर। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? गैल्वेनोमीटर में से बहने वाला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर? जी, उसको हम कैपिटल जी से लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो ये आ गया। और इज इक्वल्स टू कितना है ये? वी एस कितना होगा? आई माइनस आई जी इंटू कितना? एस। तो यहाँ से एस यानी शंट की वैल्यू कितनी आ गई? आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन कितना? आई माइनस आई जी से ये तुम्हारे पास आया। भाई जितना वोल्टेज डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा उतना ही किसके अक्रॉस होगा? चूँकि तुमको दिखाई दे रहा है ये दोनों काहे में जोड़े गए हैं? सुनाई नहीं दिया मुझको? ये दोनों पैरेलल में जोड़े गए हैं। दोनों चूँकि पैरेलल में जोड़े गए हैं इसलिए कहानी आएगी। तो वोल्टेज डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना? वीजी, शंट के अक्रॉस इतना। अब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा? उसमें से बहने वाला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। और शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? शंट में से बहने वाला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। तो शंट की वैल्यू कितनी आ गई? अंडरस्टूड? बोलो। अब यहाँ से तुम्हारे पास में आई जी क्या होगा? आई जी, दिस इज द करंट थ्रू, ये कौन सा करंट है जो किस में से पास हुआ? दिस इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर में से बहने वाला करंट है। आई जी इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जिसे दूसरी भाषा में हम यूँ भी बोल सकते हैं कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसे हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी बोलते हैं कि आप गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम कितना करंट पास कर सकते हो। भाई नेचुरल सी बात है, जब करंट पास करोगे तो उसका जो पॉइंटर होगा, जैसे ये स्केल बनी हुई है उसकी और ये पॉइंटर है, तो पॉइंटर क्या होगा? उसका डिफ्लेक्ट होगा। एंड हाउ मच करंट यू पास अकॉर्डिंगली डिफ्लेक्शन विल बी टेकिंग प्लेस। से and what maximum current could be drawn through it, it will be giving the maximum deflection. So this is the full scale deflection current, otherwise you can say current through the galvanometer. बोलो, ये आया। और कैपिटल जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बोलिए,
ये किसका रेजिस्टेंस है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। हाँ जी, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। और आई क्या है? दिस इज द करंट विच इज टू बी मेजर्ड। ये वो करंट है जो हमें क्या करना है? दिस इज दैट करंट विच इज टू बी, ये वो करंट है जो मुझे मेजर करना है, जिसका मुझे मापन करना है। कहिए, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में तब्दील करने के लिए, उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ा। उस स्मॉल वैल्यू के रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया? शंट। बोलो, कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करी, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 81, उसके बाद 83। एक रेजिस्टेंस कितना है? 1 एम्पियर का। रेजिस्टेंस ऑफ 1 एम्पियर एमीटर इज 0.018 है ना। अब इसे 10 एम्पियर में चेंज करना है तो शंट रेजिस्टेंस कितना होगा? सीधा सीधा फार्मूला लगा दो सर। एस इज इक्वल टू कितना? आई जी इंटू जी अपॉन कितना? अभी आई जी कितना, मैक्सिमम करंट कितना पास कर सकते हो? 1 एम्पियर। उसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.018। कितना करंट पास कराना है? 10। ये कितना? 1। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0.002 ohms। सो दिस रेजिस्टेंस हैज़ टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। कई बार क्वेश्चन में ये भी बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस काहे में जोड़ना होगा? सीरीज में जोड़ना होगा, पैरेलल में जोड़ना होगा। तो काहे में जोड़ने का है मेरे को? पैरेलल में। इसका अगला 83 बोला है मैंने आपको। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 8 ओम। इसको शंट लगाया 2 ओम का। टोटल करंट 1 एम्पियर था। तो शंट में से कितना पास हुआ? शंट में से कितना पास हुआ? तो फार्मूला लगाता हूँ। एस इज इक्वल टू कितना? एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। जी कितना? 8 ओम अपॉन कितना? आई कितना करंट पास करना है? इसको सॉल्व करो। आई जी की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए? 0.2। करेक्ट। तो ये इतना एम्पियर करंट किस में से पास हुआ? गैल्वेनोमीटर में से। मेरे को तो किस में से पूछा है? शंट में से। तो शंट में से कितना जाएगा? 1 माइनस 0.2 अर्थात कितना? 0.8 एम्पियर। सो दिस करंट विल पास थ्रू शंट से। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG इज कनेक्टेड। तो ये करंट कितना मेजर कर पाता है? 0.03 एम्पियर। कब? जब पैरेलल में कितना शंट जोड़ा आपने उसके? 4R। जब 4R रेजिस्टेंस का शंट जोड़ा तो वो कितना करंट मेजर कर पा रहा है? 0.03। और जब उसमें आपने R शंट जोड़ा तो वो कितना करंट मेजर कर पा रहा है? और कितना मैक्सिमम करंट होगा जब शंट नहीं लगाएं? शंट नहीं लगाएं तो फिर क्या करंट होगा? IG। मतलब तुम्हें आई जी निकालना है। 2 इक्वेशन बननी है फटाक से। 2 इक्वेशन का एक इक्वेशन से दोनों का रेशो लेके काम हो जाएगा। भाई शंट का फार्मूला क्या है?
शंट का फार्मूला होता है आई जी इंटू कितना, कैपिटल जी अपॉन क्या, आई माइनस आई जी। शंट कितना दे रखा है पहली बार, 4R। कितना करंट नहीं मालूम, कैपिटल जी। कितना करंट मेजर कर पा रहा है सर, वो 0.03 माइनस आई जी। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार कितना है, आर। कितना करंट आई जी की वैल्यू पता नहीं मेरे को, दूसरी बार कितना करंट मेजर कर पा रहा है, ये लीजिए, ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों का मुझे क्या लेना है, दोनों का रेशो लूँगा। सीधी सीधी बात है, आर से आर क्या हो गया, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, एक सिंपल सा तुम्हारे पास में लीनियर इक्वेशन बन रही है। 4 इज इक्वल टू कितना, 0.06 माइनस आई जी अपॉन 0.03 माइनस आई जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तुम्हारे को मिल जाएगा। तो 0.02 आ रहा है कि 0.01 आ रहा है, 0. सीधी बात है, सी और डी तो हो नहीं सकते थे, वैसे ही रिजेक्ट हो जाता वो, क्योंकि तुमने जब आर शंट जोड़ा, 4R जोड़ा, तब भी वो 0.03 तक ही मेजर कर पा रहा है, तो उसके अलावा तो और भी कम ही होगा ना वो। तो सी और डी तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए थे। नहीं आ समझ में, ठीक है। दोनों का रेशो लिया, खेल खत्म। क्या है प्रश्न देखो तो ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे, निबंध दे रखा है उन्होंने। प्रश्न जितने एडवांस में, जितने प्रश्न लंबे होते हैं ना, वो सॉल्व करने में उतने ही छोटे होते हैं। बस पढ़ने का जिगरा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, पढ़ने का कलेजा चाहिए आपको। जैसे फास्ट बॉल आती है तो उसको खेलना उतना ही आसान होता है। तो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है तुम्हारे को, लेकिन वो बड़ा क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं होता। दिक्कत कहाँ होती है, हम पढ़ने का स्टेमिना नहीं होता हमें। और IIT JEE तुम्हारी हर चीज़ चेक करती है। IIT वाले कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, वो तो ये चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो, वो देखने वाली बात है। वो तो एग्ज़ाम ही इसलिए ले रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। हम लोगों के दिमाग में क्या रहता है भैया, हम ये समझते हैं कि IIT वाले ये चाह रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हो, तो वो तो गलत फहमी है ना हमारी। वो एग्ज़ाम किसके लिए कंडक्ट कर रहे हैं, कि आपका सिलेक्शन हो। तुम में वो मादा है कि नहीं है, वो देखने वाली बात है। और वो ऐसे कॉन्सेप्ट चेक करेंगे जो तुम्हारे को आना चाहिए। मतलब वो हर तरह का कॉन्सेप्ट कोशिश करेंगे कि वो 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर में इतने कॉन्सेप्ट डाल सके, इतने कॉन्सेप्ट डुबो सके वो, कि वो तुम्हारी वो चेकिंग कर सके। मतलब कॉन्सेप्ट्स की संख्या की कोई कमी तो है नहीं, ढेरों सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हज़ारों कॉन्सेप्ट्स हैं। सो दे वांट कि हाँ तुम्हारा सब चीज़ें वो चेक करेंगे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पे कितनी कमांड है, तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं, फिर तुम्हारी उनकी एप्लीकेशंस पर कितनी कमांड है, तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी है, कितना टाइम तुमने दिया है। IIT JEE की हिस्ट्री में केवल एक बार ऐसा हुआ है जब IIT में कोई ड्रॉपर ने टॉप किया है। सन 2004 की बैच में मुझे ध्यान है, एक डूंगाराम चौधरी करके लड़का था राजस्थान का, उसने टॉप किया था, जो 2 साल का ड्रॉपर था। वो कितने साल का, 2 साल का, 1 साल और उसके बाद फिर मतलब 12th के बाद 2 साल उसने ड्रॉप लिया। उसने IIT में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लगाई थी। कब, सन 2004 में। उसके पहले ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जिसने वो, तो ये IIT वालों के मान प्रतिष्ठा पर, उनके ईगो पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया था। ऐसा कैसा पेपर हमने बनाया कि कोई स्टूडेंट पिछले 2 साल से IIT को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था और वो इस साल IIT में टॉप कर गया। तो मतलब उनके लिए बड़ा वो प्रतिष्ठा का विषय था वो। तो उसके बाद में फिर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में वो लोग चेंज लाए। हालांकि IIT के पेपर के पैटर्न में हर 2 साल में, 2 साल में चेंज आते रहते हैं। तो जितनी बार चेंज आते हैं उतनी बार लोग बखेड़ा खड़ा करते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, तो बखेड़ा खड़ा करने वालों की कमी नहीं है। बहुत स्टूडेंट की भले का सोचने वाले बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे कई लोग दिखेंगे कि जो बताएंगे कि हम बच्चों का भला चाहते हैं। बच्चों का भला तो इसमें कि पेपर जितना कठिन हो उतना अच्छा है, ऐसा होता है। तो उसके बाद से फिर IIT में ये रूल लाया गया था कि अब IIT में जो है वो मैक्सिमम 1 ही साल का ड्रॉप ले सकते हो आप, 1 से ज़्यादा साल का ड्रॉप नहीं ले सकते। वरना तुम्हें मैंने बताया मेरे टाइम पर ऐसे तो जो 3-3, 4-4 साल का ड्रॉप लेते थे। मतलब जिस उम्र में हम बीटेक करके निकल गए उस उम्र में वहाँ घुस रहे थे IIT में।
ये स्थिति थी कि हम मतलब मेरे को ऐसे थे जो 20-20 साल में IIT में इंटर कर रहे हैं, हम 20.5 साल में बाहर निकल गए हम। तो होता था उस समय पर, बाद में ये रूल लाया गया इसीलिए कि नहीं, अब ड्रॉपर्स आर नॉट अलाउड। वरना पहले करते थे लोग, बहुत लोग लेते थे, और वो उन्हीं ड्रॉपर से सारी कोचिंग क्लास वालों की दुकान चलती है। आते रहे। पहले मेडिकल में तुमको पता हो AIPMT में एक बार सब्जेक्टिव एग्जाम कर दी गई थी, तुम्हें नहीं पता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्टिव पेपर रख लिए गए थे। मेडिकल में AIPMT में भी स्क्रीनिंग और मेंस दोनों रखी गई थी। एक पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होती थी, स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करो तो मेंस एग्जाम होती थी। और पहले तुम्हें बताऊं तो पहले तो AIPMT में रिजर्वेशन ही नहीं था, SC ST का रिजर्वेशन नहीं था, OBC का रिजर्वेशन नहीं था, केवल जनरल, मतलब जनरल के हिसाब से ही करते थे। तो बीच में मुझे भी ध्यान नहीं कि कब से ये रूल आ गया बीच में अचानक से, पहले नहीं था उसमें। मेडिकल में भी स्क्रीनिंग और मेंस दोनों की गई थी। फिर वो मेंस जो है वो एक्चुअली सब्जेक्टिव वाली जो मेंस होती है, सब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं उनको चेक करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और टाइम इतना होता नहीं है और इतने ज़्यादा लोग होते नहीं हैं। मतलब तुम्हें मैंने बताया ना, IIT में तो सब्जेक्टिव पेपर जब होते थे तो हमने खुद ने पेपर्स चेक करें, वहाँ स्टूडेंट से चेक करवाते थे पेपर्स। इतने रिसोर्सेस ही नहीं है कि पेपर चेक करने वाले लोगों, लाखों की संख्या में लोग पेपर दे रहे हैं, तो कॉपी चेक करने वाले आए कहाँ से इतने। और IIT का पेपर चेक करना कोई हल्के पतले का काम थोड़ी ना, उल्टी 10 लग जाएंगे लोगों को। तो इसीलिए फिर ये पेपर के ऐसे पैटर्न लाए गए कि मल्टीपल चॉइस करेक्शन वाले लाए गए, और कि मल्टीपल चॉइस करेक्शन, क्योंकि आदमी क्या होता है, सिंगल ऑप्शन होगा तो वो तुक्का लगा के भी, हो सकता है किसी की किस्मत उस दिन अच्छी खासी हो तो तुक्के लगा के क्या कर दे वो। तो इसलिए उन्होंने मल्टीपल करा कि नहीं, अगर 4 में से 3 सही है तो 3 सही लगाओ आप। 3 में से अगर आपने मान लो A B और D सही है और आपने A और B लगा दिया तो फिर वो आपका सही नहीं कहलाएगा, वो गलत ही कहलाएगा। वो जितने हैं उतने ही लगना, A B D सही है तो A B D ही लगाना आपको, A और B लगाकर आपको। हालांकि उसमें भी रूल्स बीच बीच में चेंज करते रहे, कभी ये भी था कि तीनों लगाओगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, और कभी ऐसा भी था कि नहीं 3 में से 2 लगा दिए तो मान लो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 में से 2 लगा दिए तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, 1 लगा दिया तो 1 मिल जाएगा। ऐसे अलग अलग रूल्स चेंज करता रहा है, और वो होता रहेगा, मतलब हमेशा वो, क्योंकि वो भी रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ऐसे कितने लोग आए, किस तरह के आए, क्योंकि IIT में जाने के बाद में फिर उनका वाकई में कैलिबर है कि नहीं IIT में घुसने का, उतना दमखम होना चाहिए। मतलब वो ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे कोई ढोर बंदा आए, जो जैसे एक बड़ी कंपनी की क्या पॉलिसी होती है, एक बड़ी कंपनी की, गूगल की, फेसबुक की, मेटा की, इनकी सबकी क्या पॉलिसी होती है, इनका जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा होता है कि ये मतलब 10-10 फेस में होता है। एक रिटर्न टेस्ट हो रहा है, फिर रिटर्न में भी अलग अलग किस्म के टेस्ट हो रहे हैं। आप एक टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो दूसरे टेस्ट पे बढ़ोगे, उसको क्वालिफाई करोगे तो तीसरे पे बढ़ोगे, ऐसा करते करते आखिरी 10वें नंबर तक जाओगे तो मालूम पड़ता है कि कई बार एक टाइम तो ऐसा था कि लैरी पेज खुद इंटरव्यू लेता था लोगों का गूगल में। लैरी पेज कौन? उसका फाउंडर जो, अब तो अंधा हो गया, अब तो दिखता ही नहीं उसको मेरे ख्याल से लगभग। तो वो उस लेवल तक वो आखिरी पे जाकर वो कर रहा है। उनका पॉलिसी ये था कि हमारी कंपनी में से हमसे 10 अच्छे इंजीनियर छूट जाएं, दिक्कत नहीं है, 10 अच्छे इंजीनियर छूट जाएंगे चलेगा, नहीं आए हमारी, पर हमारी कंपनी में एक भी खराब इंजीनियर नहीं आना चाहिए। वो एक खराब इंजीनियर क्या करेगा, पूरी कंपनी का वातावरण खराब कर देगा। अपन देखते ना यहाँ पर, अगर एक खराब स्टूडेंट आ गया तो वो पूरा माहौल खराब कर देगा। तो मालूम पड़ता है कि उसी के पीछे ज़्यादा एनर्जी, दिमाग, वही सारे रिसोर्सेस, पूरे वो रिसोर्सेस जो दिमाग के हैं वो सारे रिसोर्सेस वहीं यूज़ होने लग जाते हैं। यार ये इसको क्या करें, गलती कर दी इसको एडमिशन देकर अपन ने, तो वो वैसी वाली बात। तो उनकी वही होती है कि आप 10 अच्छे छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, एक खराब नहीं आना चाहिए। तो वो IIT वालों की भी वही है कि अगर आपसे कोई अच्छा स्टूडेंट छूट जाए टेंशन नहीं, लेकिन IIT में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया कि यार अपनी तौहीन हो रही है, अरे यार देखो यही IIT में पहुंच गया यार। कोई रिजर्वेशन के कारण पहुंच गया वो एक अलग बात हो गई, बट फिर भी वहाँ पर वो लोग भी मतलब अच्छे लेवल के होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी पहुँच जाएंगे उसमें। लेकिन ये एक जनरलाइज फैक्ट होता है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, वो चाह रहे तुम्हारा सिलेक्शन हो, तो वो तुम्हारे एक एक पैरामीटर को चेक कर रहे हैं। तुम्हारे पास है कोई बड़ा सा प्रश्न, तुम देखोगे कि कई बार प्रश्न जितना बड़ा होता है उतने तो उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं होता, उसका सॉल्यूशन उसका छोटा सा है, कम स्टेप में हो गया। लेकिन हमारे में क्या, वो पढ़ने का जिगर नहीं है।
तो कैसे होगा? मोस्टली तुम देखोगे जो बड़े प्रश्न होते हैं वो सॉल्यूशन वाइज छोटे होते हैं। और अपन जब जैसे तुम अभी तो ये यूपीएससी वगैरह के एग्जाम दो, इतने बड़े बड़े कॉम्प्रहेंशन आते हैं, आरसी पोर्शन होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पोर्शन, 4-4 पेज का कॉम्प्रहेंशन है। अब उसके क्वेश्चंस का जवाब देना आपको, तो वो कोई मूर्ख होगा जो 4 पेज का कॉम्प्रहेंशन पढ़ेगा? 4 पेज का कॉम्प्रहेंशन थोड़ी ना पढ़ा जाएगा। आपको तो क्वेश्चन देखकर आपको वो पॉइंट ढूंढना है उसमें, कि मान लो कुछ भी उन्होंने XYZ क्वेश्चन पूछा है, तो वो जो उसका की वर्ड है, उसका जो की पॉइंट है, वो की पॉइंट को ढूंढो कहाँ आ रहा है। ढूंढा, बस उसके आसपास की 4 लाइनें ऊपर की पढ़ी, नीचे की 4 लाइनें पढ़ी, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। यही होता है जनरलाइज फैक्ट में। तो आप ये जो है ये अप्रोच होती है जो एंट्रेंस एग्जाम को तुमको निकालने को ले जाएगी। वो क्या करेगी? तुम मेहनत करना है, तुम्हारे को डट के मेहनत करनी है, तुम्हारे पास मेहनत करने का कोई और चारा है ही नहीं कि तुम मेहनत नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा एक सही दिशा में मेहनत होना जरूरी है, वरना क्या है। अब आप सोचो यार, मतलब कहने को हर बंदा अच्छी तैयारी कर रहा है, 12 लाख लोग जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12 लाख लोगों में से मात्र 1,20,000 लोग ऐसे हैं जो 90 से ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 300 में से कितने? बाकी 10,80,000 लोग ऐसे हैं जिनको 90 मार्क्स भी नहीं आ रहे। अब सोचने को लगता है यार 90 मार्क्स हम एक सब्जेक्ट में ला सकते हैं, मैं खाली फिजिक्स में ले आऊँगा, मैं खाली केमिस्ट्री में ले आऊँगा, मैं खाली मैथ्स में ले आऊँगा, कौन सा बड़ा काम है? आप अगर सही तरीके से पेपर को करोगे तो पेपर बहुत आसान है। सही तरीके से पेपर को करोगे तो पेपर बहुत आसान है, और सही तरीके से नहीं करोगे तो नहीं होगा। खाली लेक्चर को देखते रहना, अटेंड करते रहना, आप टीचर के पढ़ाने से आप जितनी देर तक टीचर क्लास में उतनी देर तक पढ़ लिया, बाद में अपन नहीं पढ़ रहे, कोई माइकल लाल सिलेक्ट नहीं होगा। तय बात है, जितने तुम्हारे एफर्ट्स हैं वो तुमको ले जाएंगे, निश्चित बात है ये। और हम जितना हमारा कॉपी में करते हैं, मैंने तुम्हारे को बोला हम पर्याप्त है। मैं तो तुमको थ्योरी इसलिए दे रहा हूँ कि चलो कुछ चीज़ों की अब टाइमिंग हमारी बच जाती है। अभी जैसे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो ये लिखने में तो टाइम बच ही रहा हमारा, और मैं डेफिनेशन जो लिखवाता हूँ वो मतलब 10 वर्ड्स 15 वर्ड्स में तो मेरी डेफिनेशन खत्म हो जाती है। मैंने अभी अमीटर की डेफिनेशन लिखवाई तो 3 वर्ड्स में तो मेरी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो मैं ऐसे ही लिखवाता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? और नोट्स इसी को बोलते हैं, नोट्स जो होते हैं वो इसी को बोलते हैं। नोट्स क्या है? नोट्स आप मतलब आप कोई किताब में से पढ़ रहे हो, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपको बोला गया एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी में से पेपर आता है, तो आप एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा, पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने कॉपी में छाप दिया, तो उसको नोट्स थोड़ी ना बोलते हैं। करते हैं ना लोग, यही करते हैं। लोगों को तरीका ही नहीं पता, दिक्कत तो वहाँ है। और आप कितने भी तरीके बता दो, कोई बता दे, मतलब मोस्टली तो पढ़ाने वाले वो हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है, बहुत ईमानदारी वाली बात है, एक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, पूरा इंडियन ट्रूथ है ये, कि मोस्टली पढ़ाने वाले वो लोग हैं जिनका खुद का कुछ नहीं हो पाया, जो खुद नहीं निकाल पाए, वो बैठे हैं। मतलब जो कोविड के टाइम पर तो बहुत लोग बेरोजगार हुए, जितने बेरोजगार हुए वो सब आ गए ऑनलाइन पढ़ाने, वो सब आ गए। आप जो है तरीके से पढ़ो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, कॉपी में जो लिखाया जा रहा है, ये बात पक्की। पेपर उठा के मैं तुम किसी भी दिन का मैं पेपर दे दूँ, तुम्हारे को देख के लगेगा कि हाँ यार पढ़ाया जो सर ने आया उसमें से। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी। चलो हो गया, कर लिया था ये। क्वेश्चन नंबर 75। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है? इतना। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब तुम्हें क्या दे रखा है? ये दिस इज कैपिटल जी, दिस इज आई जी। लेंथ इन मीटर ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया की एक कौन सी वायर इसके साथ में जोड़ें कि ये 5 एम्पीयर तक का करंट मेजर कर पाए। आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लल्लू सी बात है, एस इज इक्वल टू कितना लगाइए, एस आई जी कितना 0.05 इंटू कितना कैपिटल जी कितना अपॉन आई कितना, और ये कितना, तो ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास
हाँ जी, ये 4.95 आएगा ये। तो 4.95 मतलब कितना आ गया, 99, 50/999, इतना ओम का रेजिस्टेंस आएगा। ये आ गया शंट, ये क्या आ गया तुम्हारे पास, शंट आ गया। शंट का रेजिस्टेंस इतना आ गया। अब तुमको शंट आ गया तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, रजिस्टिविटी कितनी दे रखी है उसकी, इंटू एल अपॉन एरिया। और एरिया कितना, 2.97 मल्टीप्लाइज विथ क्या, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को काय में कन्वर्ट कर दोगे, मीटर में, और उसका स्क्वायर कर दोगे, खेल खत्म। यहाँ से लेंथ निकाल लो, बोलो। अब ये 99 से ये कितनी बार जाएगा, मतलब अगर देखा जाए तो 297 उसका एग्जैक्टली 3 टाइम्स है, तो वो 0.03 हो गया वो। सॉल्व कर लो, आंसर ही एक दिख रहा है मेरे को 3 का मल्टीपल में, मैं कुछ करूँगा ही नहीं आया समझ में भाई। देखो ये 50 5 से कैंसिल हो जाएगा तो खेल खत्म, यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब अभी 99 से 0.03 होगा। अब अगर यहाँ एक 3 होता, एक 30 होता, एक 300 होता, एक 3000 होता तो मैं टेंशन पालता। यहाँ तो मेरे को पका पका वो हाथ में देके गए क्वेश्चन, हाथ में आया कैच मेरे, नहीं आया समझ में। तो ये इतना चतुर तो अपने को बनना पड़ता है भैया। ऑब्जेक्टिव के यही तो मजे। कौन बोलता है कि 3 घंटे में पेपर नहीं होता, पेपर होता है 3 घंटे में, करने वाला चाहिए, ठीक है। पार्डन नहीं, जोर से बोल। 9 का मल्टीपल है, मेरे को जरा देख, दिमाग लगा यहाँ पर, ये 5 से 50 चला गया, 1 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। मैंने बाकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं सीधी सीधी बात है। यहाँ 99 से ये कितनी बार जाएगा, 297, उसका एग्जैक्टली 3 टाइम्स है या नहीं है, तो समवेयर मतलब जो पहली डिजिट आएगी वो 3 आएगी। मेरे कहने का तात्पर्य समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 5 से ये गया 50 कितनी बार, 10 टाइम्स गया। अब ये 99 से ये 0.03 आएगा कि नहीं आएगा। अब बाकी मतलब मुझे समझ में आ रहा है, बाकी 10 की पावर में जो भी कुछ आ रहा होगा वो सब गया तेल लेने। मसले की बात है कि पहली डिजिट 3 होगी, आ रही है बात समझ में। अब 3 का मल्टीपल यहाँ पर कौन है, केवल एक, यहाँ एक ही तो दिख रहा है मेरे को, समझ रहे हो मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 9 का मल्टीपल है, वो भी है, वो तो 11 है, तो ये भी है 9 का मल्टीपल, वो हम कहाँ नहीं बोल रहे हैं। मैंने आंसर ये कैसे कंक्लूड किया मैं वो बोलना चाह रहा हूँ भाई। यहाँ एक 3 होता, एक 30 होता, एक 0.3 होता, एक 0.03 होता, तो मैं पूरा कैलकुलेशन करता कि यार देखो सर यहाँ पर कितना होगा, सर देखो ये 10 की पावर -6 होगा, ये इससे कैंसिल होकर कितने बचेगा सर, 10 की पावर -1 बचेगा, फिर यहाँ 0 0 0, वो सब मैं करूँगा। वो तब करता मैं जब एक आंसर 3 होता है, एक 30 होता है, इस तरह का कुछ होता है, तो फिर अपन सॉल्व करते। अभी अपने को दिख गया कि आंसर जो भी होगा वो 3 इंटू समथिंग होगा कि नहीं, और 3 इंटू समथिंग वाला कौन सा आंसर है यहाँ पर, काम खत्म, समझे। सबसे बढ़िया तरीका तो ये कि तुम पूरा सॉल्व कर लो। ऑब्वियसली मीटर में ही आएगा ना, वो तो हम एमकेएस यूनिट में काम कर रहे हैं। तो वो तो तुम, अरे तुम मेरी बात सुनो, यहाँ से ये कितनी बार जाएगा लड़के, ये 0.03 टाइम्स जाएगा, ये 0.03 टाइम्स जाएगा, फिर इस 0.03 का यहाँ पर ये 5 से कितनी बार जाएगा। अब यहाँ पर तुम सॉल्व करो, 0.03 इंटू 10 अपॉन कितना, 10 की पावर -1, यानी कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 10 यानी कितना, 0.3 अपॉन 0.1 कितना आएगा। सॉल्व करो ना, सॉल्व करने से तुमको कौन रोक रहा है, तुम तुम्हारी बुद्धि लगाओ, तुम्हें सॉल्व करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यू कीप ऑन सॉल्विंग इट, बट आई एम टेलिंग यू भाई आंसर तुमको मिल रहा है ना। पूरा सॉल्व करके आंसर लाना तो सबसे बाबा आदम के ज़माने से होता हुआ रहा है। मेरे कहने का मतलब तुम समझ रहे हो नहीं, मैं भाई आंसर को कैसे पिक आउट कर सकता हूँ, ठीक है। हम शॉट खेलने जा रहे हैं तो ये भी तो ध्यान रखना कि फील्डर कहाँ कहाँ खड़ा है, उस हिसाब से खेलेंगे ना। तो ये 4 फील्डर है अपने, और वहाँ अपने को शॉट क्या करना होता है, फील्डर से बचा के निकालना है, फील्डर में घुसाना है अपने को, ठीक है। अब कौन सा फील्डर में घुसाना है वो अपने को देखना है।
समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? मैं ये ऑब्जेक्टिव में हम जब करते होते हैं तो जब 4 ऑप्शंस होते हैं तो 4 ऑप्शंस में से हमको कौन सा ऑप्शन, भाई मैंने तो ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें लोगों ने तुक्के लगाने के तरीके बताए हैं और लाखों व्यूज आए हैं उनके, हैं उनका भी वीडियो ऐसा तुक्के लगाने के तरीके बता रहे होंगे। वो उस बंदे से पूछो कि जो तू तरीके बता रहा है, तरीके से तू गया था एम्स में या किसी मेडिकल कॉलेज में या IIT में या NIT में, उससे पूछो कि ये तुक्के तो तू आज बता रहा है, बच्चों को सिखा रहा है, तो उन तरीकों से तेरा IIT में हो गया था क्या? तू रैंक तो छोड़, तेरा मेडिकल में हो गया था क्या? रैंक तो छोड़। लोग बैठे हैं ऐसे जो तुक्के लगाने के तरीके बता रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि ऐसा कोई होता है क्या यार? अब राम जाने वो क्या कराते होंगे ना क्या नहीं कराते होंगे यार, मैं नहीं जानता यार। पर एक देखो बेसिक चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो रहेंगी। हम भाई यहाँ समझ में आ रहा है कि अपने को बाकी 3 को अपन ने कैसे डिस्कार्ड किया, अपन ने बाकी 3 को कैसे डिस्कार्ड किया, वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैं कंफ्यूज तब होता जब यहाँ पर 3 होता, 30 होता, तो फिर मुझे बस सॉल्व करना पड़ता जो मैंने करके बताया तुम्हारे को। ठीक है, तो जब प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न पढ़ने के बाद में चारों पर अपना आंसर पे भी वो होना चाहिए, लेकिन अपने को ना दिमाग से खेलना होना चाहिए, दिल से नहीं। दिल तो साइड में रख दो। कई बार ऐसा होता है कि अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, बी सही है यार बाबा, इसका देखते से लगता है बी सही है, फटाक से बी लगा देते हैं अपन, होता है ना ऐसा। और एक और तरीका बताता हूँ तुम्हारे को, सॉल्व किया बी सही है, पर सॉल्व कर लिया फिर भी उसके बाद सी आया, बोले नहीं बी सही होगा, बी पे ही लगाया। बोलो करते हो कि नहीं करते हो ऐसा? बोलो। जिस एग्ज़ाम को तुम पढ़ रहे हो ना बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, और मैं उस उम्र से ऊपर हो ही नहीं पाया अभी तक में। वो ठीक है कि अब बहुत जगह पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं 16-17 साल की उम्र से ऊपर आ ही नहीं पाया, मतलब मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे मालूम है व्हाट आर द मिस्टेक्स विच एक्चुअली वी यूज्ड टू कमिट। क्वेश्चन पढ़ते से आंसर आ जाता है कि अपने को दिख जाता है बाबा आंसर भी, और फिर अपन ने लगा दिया या फिर सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद अपने को दिख रहा है कि अपना सॉल्व करने के बाद में सी आ चुका है, फिर भी अपने को अपने दिमाग पे कम, दिल पर ज़्यादा विश्वास है। करो भैया, तुम्हारा दिल सही बोलता है तो दिल को अभी रखो, दिमाग से काम करो। ये होता है, मिस्टेक्स खा जाती हैं। 4-5 गलतियां हुई कि खेल हो जाता है। जो गलतियां कम करते हैं वो रैंक लगा देते हैं AR1, AR2, AR3, AR10, AR100, AR200, 300। जो गलतियां कम करते हैं, जो मतलब आप IIT के जो टॉप 100 होंगे, उन टॉप 100 में और टॉप जो 100वीं रैंक जिसने लगाई होगी IIT में और जिसने पहली रैंक लगाई होगी, दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। गलतियां AR1 ने कम करी होंगी। 100 वाला भी तकरीबन इक्वली कॉम्पिटेंट होता है, इक्वली कॉम्पिटेंट होता है, कोई खास उनमें डिफरेंस नहीं होता। ओनली थिंग इज कि वो मिस्टेक्स कम कर रहा है। आप देखो जो शुरुआत के 400-500 लोग होंगे नीट में जाने वाले, जो IIT में जाने वाले, वो बहुत चुनिंदा मिस्टेक्स करते हैं। हम मालूम पड़ता है हम एक 60 क्वेश्चन के पेपर में 15 गलती कर देते हैं। वो पूरे पेपर में कुल मिलाकर 15 छोड़ो 5 गलतियां करते होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा। और हम हर व्यक्ति को ये लगता है कि काश मैंने गलती नहीं करी होती तो क्या होता, मेरी अच्छी रैंक लग जाती। फिर जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं, मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब वो डिस्कशन होता है कभी कि यार तेरी कितनी रैंक थी, तेरे कितने मार्क्स आए थे, तूने कितनी गलती करी थी, तो मालूम पड़ता है जैसे गलतियाँ मैंने करी थी वैसी गलतियाँ तो इसने भी करी थी। मैं समझ रहा था कि मैंने नहीं गलती करी तो मैं पहुँच जाता, सामने वाला भी वैसी गलती नहीं करता तो ऊपर पहुँच जाता। ये एक्चुअल बात बता रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें रियलिस्टिक बात करता हूँ, मैं तुम्हें कभी सुपरफिशियल बात नहीं करता हूँ। मेरी बातों में तुम्हें बहुत बार कड़वाहट नज़र आएगी, तुम्हें बहुत बार गुस्सा नज़र आएगा, तुम्हें बहुत बार एंगर नज़र आएगा, लेकिन जो होगा वही बताऊंगा, हवा में बात नहीं करूंगा मैं, ये सच्चाई है। ऐसा लगता है कई बार कि जैसे पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं ना कि जैसे वो मेरा स्टूडेंट था नमन अग्रवाल, उसके पापा बोले थे यार इसने गलती कर दी, तो ये गलतियाँ नहीं करता तो चीज़ें कुछ अच्छी हो जाती है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। ये तब उनको लगा था कि उनके बच्चे ने गलतियाँ करी। फिर वो जब वो काउंसलिंग के लिए पहुँचे, उस समय ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी,
तो स्टेट वाइज होती थी काउंसलिंग, तो भोपाल में काउंसलिंग हुई तो वो भोपाल गए। ये मैं तुम्हें 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ तकरीबन। तो वो भोपाल गए काउंसलिंग में, तो वहाँ उन्होंने और भी, जब काउंसलिंग होती है तो क्या होता है, बिल्कुल एकदम जमावड़ा लगा होता है भयंकर वाला, सब अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहे हैं, रैंक वगैरह सब दुनिया भर की चीज़ें होती है। तो पेरेंट्स के आपस में डिस्कशन भी, क्योंकि वो एक लंबी प्रोसेस होती है, बड़ी बोरिंग प्रोसेस होती है, जिसमें सुबह से लेके रात हो जाती है। तो हमारे टाइम पर IIT की काउंसलिंग कहाँ होती थी, IIT पोवई में जो था हमारा, मतलब ये वाला जो था वो IIT पोवई के जोन में लगता था, बॉम्बे के जोन में लगता था। तो हम सुबह जाओ और रात तक फ्री होते थे वहाँ से। तो दैट इज़ समथिंग, बहुत बोरिंग टास्क होता है वो, बड़ा बोरिंग सा टास्क होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, अपने को विचित्र विचित्र किस्म के लोग मिलते हैं, अपने जैसे ही और लोग मिलते हैं। तो वो फिर जब चर्चा होती तो अच्छा इसने भी ऐसी गलतियाँ करी थी, वो सामने वाले का बच्चे का पापा भी ऐसे ही बोल रहा है कि इसने ऐसी गलती नहीं करी तो ऐसा होता, हम इनका भी, इनके पापा भी ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मालूम पड़ता दीज आर कॉमनली हैपनिंग थिंग्स। ये चीज़ें होती हैं, मतलब ये जो चीज़ें एक्चुअली में वहाँ होनी है, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। अब तो क्या हो गया, अब तो सारी काउंसलिंग ऑनलाइन हो गई, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो, आप सब चीज़ें ऑनलाइन होती है। मतलब आप IIT में जाने के बाद ही आपको मालूम पड़ता है कि अच्छा ये लोग आए हैं वहाँ से। उस समय तो क्या होता, थोड़ा बहुत एक इंटरेक्शन हो भी जाता था कि चल भैया मेरे को IIT मिला है, तेरे को भी IIT मिला है, मैं मैकेनिकल में गया हूँ, तू सिविल में गया है, तो वहाँ अब तब हो जाता था। अब तो क्या होता है, वहीं जाने के बाद मालूम पड़ता है कि किसको क्या मिला है। उससे पहले तो कोई इंटरेक्शन, और कोविड वाले साल में तो ऐसा हुआ कि कई लोगों को 3-3, 4-4 महीने हो गए पढ़ते हुए, उनको मालूम ही नहीं था कि अपना बैचमेट कौन है, जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। समझे या नहीं? चलो हो गया ये। तो आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, उसके पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ा। बोलो, उसके पैरेलल में आपने क्या कर दिया, स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, अब मुझे किसी लोड में से करंट मेजर करना है। लोड कौन, लोड कौन, जो भी कोई डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन करता है, जो भी कोई डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या करता है, उसे हम क्या बोला करते हैं, ये बल्ब लोड है, ये कैमरा, ये पंखे, AC, वॉट एवर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लोड। अब इस लोड में से मुझे करंट मेजर करना कि कितना करंट पास हो रहा है। मैं ये बल्ब में से मेजर करना चाहता हूँ, बल्ब में से कितना करंट पास हो रहा है। तो मैं करंट मेजर करने के लिए क्या करूँगा, अमीटर लगाऊंगा। अरे करंट मेजर करने के लिए क्या करूँगा, अमीटर लगाऊंगा। अब अमीटर कैसे लगाऊं, अमीटर कैसे लगाऊं इस लोड के साथ, दिमाग लगाओ, बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूं मैं। मुझे क्या करना है, मुझे मालूम करना है इस बल्ब में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, मुझे बताओ। तो मैं क्या करूंगा, अमीटर लगाऊंगा सर। अब अमीटर कैसे लगाऊं, सीरीज में। क्यों, क्योंकि मुझे इस बल्ब में से मेजर किया जाने वाला, बल्ब में से पास होने वाला करंट मेजर करना है। और एमीटर वो करंट बताएगा जो एमीटर में से पास होगा। एमीटर वो करंट बताएगा, मेरे शब्दों को सुनना ध्यान से, एमीटर वो करंट बताएगा जो एमीटर में से पास होगा। और मुझे वो करंट मेजर करना है जो बल्ब में से पास हो रहा है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि जो करंट बल्ब में से पास हो रहा है वही एमीटर में से पास कर दूं। मैं रूट लेवल से चल रहा हूं, एमीटर ने वो करंट बताना जो एमीटर में से पास हो रहा है, और मुझे करंट वो मालूम करना है जो इस लोड में से पास हो रहा है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि जो करंट लोड में पास हुआ वही एमीटर में से पास करूं। और ऐसा कैसे पॉसिबल है, एमीटर को इस लोड के काहे में जोड़ दिया जाए, सीरीज में। सो टू मेजर करंट थ्रू एनी लोड, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ इट। एमीटर को काहे में जोड़ेंगे, लोड के सीरीज में। समझ गए? टू मेजर करंट थ्रू एनी लोड, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ इट। To measure current through any load, ammeter is connected in series of it. To measure current through any load, ammeter is connected in series of it. एमीटर को काय में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, ठीक। अब
आपको एमीटर को सीरीज में जोड़ दिया आपने, करंट मिलेगा। अब तकलीफ क्या है मालूम है, जैसे ही एमीटर जोड़ोगे, अभी देखो इस लोड में से कितना करंट पास हो रहा है वो मुझे मेजर करना था। ये तुम्हारे पास क्या है, लोड है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो मुझे मेजर करना है। सपोज करो इस लोड के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस है V, लोड के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। माना कि लोड का रेजिस्टेंस है RL, तो इस करंट कितना होगा इसमें, V अपॉन कितना होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, करंट होगा इतना। मान लो लोड के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लोड के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। लोड का रेजिस्टेंस कितना है, तो लोड में से करंट कितना होगा, V/RL, बोलो होगा। अब मुझे बोला मेरे सर ने कि बेटा इसमें से करंट कितना पास हो रहा है बता दे, तो मैंने क्या करा, इस लोड के सीरीज में, किसको जोड़ दिया, एमीटर को जोड़ दिया। अब क्या होगा, अब करंट आएगा कितना, मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो अब करंट कितना आएगा, करंट आएगा V अपॉन कितना, RL, इतना करंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नेचुरल सी बात है, करंट इतना आएगा, करंट इतना, नेचुरल सी बात है। एमीटर में से उतना ही करंट पास होगा जितना लोड में से पास हो रहा है, क्योंकि दोनों सीरीज में जोड़े हैं। लेकिन क्या ये वही करंट होगा जो ये वाला है, हुआ क्या, मुझे बोला मेरे टीचर ने कि बेटा इस बल्ब में से कितना करंट पास हो रहा है जरा बता। तो मैं एमीटर उठाया, इसके सीरीज में जोड़ दिया, मैंने बताया 0.5 एम्पेयर आ रहा है सर, बोला ठीक है 0.5 लिख दे, 0.5। लेकिन अब मुझे एक्चुअली वो 0.5 सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात सही है कि एमीटर ने वही करंट बताना है जो बल्ब में से है, लेकिन एक्चुअली मुझे कौन सा करंट चाहिए, जब एमीटर नहीं है तब का। नहीं आया समझ में, इसने मुझे कौन सा करंट मेजर करना है, एमीटर नहीं है तब का करंट मेजर करना। अब मैं तो आज इस मूवमेंट पर करंट जानने में इंटरेस्टेड हूं ना, मुझे तो अभी का करंट मेजर करना है, जो कि 0. जो भी XYZ, मुझे तो वो मेजर करना है। लेकिन मुझे कौन सा करंट मिला, एमीटर जोड़ देने के, क्या ये वही करंट होगा। एक्चुअली देखो अभी थोड़ी देर में अपन पढ़ेंगे, कल या परसों के लेक्चर में हम आएंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी डिवाइस जो जलती है मतलब बर्न हो जाती है, तो उसके बर्न होने के पीछे रीज़न होता है, जब उसमें एक लिमिट के बियॉन्ड करंट पास होता है तो वो जल जाती है। उस लिमिट के बियॉन्ड करंट पास होता तो क्या, मुझे बताया गया है कि यार ये बल्ब ना 0.6 एम्पियर करंट पर बर्न हो जाता है। कितने में बर्न हो जाता है, मतलब 0.6 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास होते ही बर्न हो जाएगा। अब मैं ये बल्ब जल रहा है, मुझे स्मेल आई यार, मुझे लगा बस ये जलने वाला है यार, लग रहा है करंट 0.6 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास हो रहा है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, एमीटर जोड़ूंगा। अब एमीटर जोड़ा, मैंने एमीटर से निकाला, करंट कितना आया, 0.5 आया। मैंने बोला नहीं खामखा मेरा वहम होगा यार। ऐसा होता ना कई बार, यार अपने को स्मेल आ रही जलने की, फिर अपने को लगता है नहीं अपना क्या हुआ, ये वहम है। ये बोला नहीं चलेगा, गलत सोच रहा था मैं, निकाल के रख दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो जल गया। तो बोले यार ऐसा कैसे, कंपनी ने बोला 0.6 से ऊपर होगा तो जलेगा, ये तो 0.5 पर जल गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो तुमने एमीटर लगाया था वो तुम्हारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा था ना। एमीटर ने करंट कब का बताया, एमीटर के जुड़ने के बाद का, और तुम्हें कौन सा करंट चाहिए, पहले का। समझ में आ रही बात कि नहीं। और उसने कम क्यों बताया, उसने कम इसलिए बताया क्योंकि एमीटर का भी रेजिस्टेंस काउंट हो गया। वोल्टेज तो तुम्हारा फिक्स है ना, जो तुम दे रहे हो वो तो फिक्स है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब क्या हुआ, एमीटर का रेजिस्टेंस भी काउंट हो गया, इसलिए ऐसा पंगा हो रहा है। तो तुम क्या चाहोगे कि एमीटर का रेजिस्टेंस काउंट ना हो, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक अच्छे एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। क्या बोलते हैं हम, अच्छे एमीटर का रेजिस्टेंस। और एक आइडियल एमीटर के बारे में बात करी जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो 5 चीज़ें हमने जानी यहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, शंट को उसके पैरेलल में लगाना है। 4 चीज़ें, पहली उसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा, दूसरा एमीटर को लोड के काय में जोड़ेंगे। एक अच्छे एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस तो समझ गए। तो ये तो लिख दिया अपन ने, सीरीज में जोड़ते हैं एमीटर को।
अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ लोड, लिखा कि नहीं लिखा? ये लिख लिया है, बोलो। अ गुड एमीटर हैज स्मॉल रेजिस्टेंस एंड आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। A good emitter has small resistance and ideal emitter has zero resistance. A good emitter has small resistance and ideal one has कितना? Good emitter has small resistance while an ideal one has डन। कारण समझ में आया भैया? भाई एमीटर ने तो बताया वही करंट जो लोड में है, लेकिन एमीटर ने बताना कायदे से वो करंट चाहिए जब एमीटर नहीं था तब वाला। और क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हैज आल्सो बीन टेकन इनटू द अकाउंट। कहिए, तो तुमने फिर समझा क्या बेटा? मैंने जो बोला सेम तो है ना। मैं तो 4 बार बोल चुका हूँ कि एमीटर ने वही करंट बताया जो लोड में है। मुझे इस समय का करंट बताना है, और मुझे कौन सा करंट मिल रहा है? इस समय का। क्या ये करंट वही आ रहा है जो वो था? एमीटर तो बता रहा है ना वही करंट जो लोड में है, लेकिन तुम्हें बल्ब में अभी कितना करंट पास हो रहा है वो निकालना है। तुमने क्या जोड़ा इसमें? एमीटर जोड़ा, और एमीटर ने करंट बता दिया। लेकिन एमीटर ने कब का करंट बताया? एमीटर जोड़ने के बाद का। तुम्हें कौन सा चाहिए? मैं तो इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हारे सामने लिया कि मुझे बताया गया कि 0.6 एम्पीयर से ज़्यादा करंट पास होगा तो जल जाएगा ये। मैंने एमीटर जोड़ दिया, एमीटर बता रहा मुझे 0.5, क्योंकि यहाँ पर ये अपन में एक और आ गया ना, तो वो 0.5 बता रहा। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं जलेगा, निकाल के पटक दिया एमीटर को। एमीटर हमेशा थोड़ी ना लगाए रखेंगे अपन, जल गया। क्यों? क्योंकि वो 0.7 था, लेकिन RA भी काउंट हो गया, इसलिए वो 0.5 ही रह गया। बोलो ना यार, समझे? कहिए, समझ गए? तो मुझे वो रेजिस्टेंस देखना है जो एमीटर जोड़ने के पहले, वो करंट निकालना जो एमीटर जोड़ने के पहले का था। हाँ जी, ठीक। determine percentage error in measurement of ammeter. Determine percentage error in measurement of ammeter. Percentage error in measurement of ammeter. मुझे एमीटर की मेजरमेंट में एरर बतानी है। एक्चुअली तुम्हें कौन सा करंट चाहिए? एमीटर ना हो। तुम्हें एक्चुअली में कौन सा करंट चाहिए जब एमीटर ना हो? ये बोलो, ये वाला, ये 40 ओम है। तो एक्चुअल करंट कौन सा होगा? मान लो ये V था, तो एक्चुअल करंट ये था। और ये कौन सा बताएगा? V अपॉन कितना?
ये वाला होगा। ये कौन सा करंट है? ये एक्चुअल करंट है, बोलो ना। और ये कौन सा है? आफ्टर एमीटर। अरे कहो ना। तो एरर कितने की आई? एरर कितने की आई? आई डैश माइनस आई। और ये कितना होगा? V/50 माइनस V/40। ये एरर आई। हाँ जी, V कॉमन निकाला तो यहाँ 4 माइनस 5 अपॉन कितना, इनका एलसीएम, इधर 4 का मल्टीप्लाई इधर ये, और अपॉन में कितना, ये एरर आई। बोलो, ये एरर आ गई। कितनी आ गई? माइनस V अपॉन कितना, ये एरर आई। अब एरर आने के बाद में अब तुम कौन सी एरर निकालोगे? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे आएगी? इस एरर को एक्चुअल से डिवाइड करो, ठीक है। कितना आया ये? पर अब तुम्हें तो कौन सी एरर निकालनी है? परसेंट एरर। तो परसेंट एरर को क्या करोगे? ये जो रिलेटिव एरर आई उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? -20%। -20% मतलब जितना करंट आना चाहिए था उससे 20% करंट उसने कम बताया। समझ में आई बात? जितना करंट आना चाहिए था उससे 20% करंट उसने कम बताया है। कर चुके? तो ये क्या था तुम्हारे पास में? तुमने गैल्वेनोमीटर को काय में कन्वर्ट किया था? गैल्वेनोमीटर को तुमने एमीटर में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होगा? डिवाइस। कौन सी डिवाइस? पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसी डिवाइस जो क्या मेजर करती है? वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसी कोई डिवाइस, ऐसा कोई इक्विपमेंट, ऐसा कोई यंत्र जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जो वोल्टेज डिफरेंस मेजर करता है, उसे हम बोलते होते हैं क्या? वोल्टमीटर, ठीक है। अभी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया? देख लो कृष्णा गहलोत, ये वोल्टेज डिफरेंस मेजर कर पाता है, पर समस्या ये है कि एक लिमिट के बियॉन्ड ये वोल्टेज डिफरेंस को मेजर नहीं कर पाता। मुझे उस लिमिट के बियॉन्ड मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा? इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा। इसके सीरीज में क्या जोड़ दूंगा? एक हाई वैल्यू का, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? वोल्टमीटर। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, व्हाट शैल आई डू? आई विल कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ इट। मैं उसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा, जिससे वो क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ उस पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जोड़ते थे उसको नाम बोलते थे शंट। यहाँ इसका कोई नाम नहीं है। समझ गए? टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, अ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ इट। नोट इट डाउन। लिख लिया है? टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, अ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ इट। To convert a galvanometer into a voltmeter, a high value resistance is connected in series of it. गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके सीरीज में एक हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। इस रेजिस्टेंस का कोई भी नाम नहीं होता है। समझ गए? कर लिया? माना कि इसमें से बहने वाला करंट कितना है? IG, और इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है? V है। ये पूरा का पूरा मिलाकर वोल्टमीटर हुआ ना? केवल ये वोल्टमीटर नहीं है, केवल ये वोल्टमीटर नहीं है। दिस टू एज कलेक्शन इज अ, माना कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो यहाँ V की वैल्यू किसके बराबर होगी? V की वैल्यू होगी VG प्लस कितना? VR। और VG कितना? बोलो होगा? V बराबर कितना? IG इंटू जी प्लस कितना? IG इंटू R। कहो
भाई वोल्टेज डिफरेंस कितना होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से तुम्हारे पास में आई जी इंटू आर बराबर कितना, बोलो ठीक है। यहाँ आई जी से डिवाइड कर दो, आई जी से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ये लो तुम्हारे लिए एक स्टेप और लिखे देता हूँ, इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट करोगे तो आर बराबर कितना आएगा, वी बाय आई जी, वी बराबर अपॉन क्या, आई जी माइनस क्या, आई जी से आई जी क्या हो जाएगा, बोलो। समझ में आया मैंने क्या करा? भाई जो नेट वोल्टेज डिफरेंस आया वो क्या आएगा, समथिंग अक्रॉस दिस समथिंग अक्रॉस दिस, वी इक्वल्स टू वी जी प्लस वी आर, और वी जी की वैल्यू है और वी आर की वैल्यू है। इसको इधर ले गए तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो इस तरीके से। बोलो समझ में आया? भाई आप क्या कर रहे हो, आई जी आर को ऐसा रख रहे हो, इसको इधर ले आए, आई जी से अगले स्टेप पर डिवाइड कर दिया, सेपरेट किया, वी अपॉन आई जी, और आई जी से आई जी कैंसिल हो जाने के बाद ये। तो यहाँ मुझे बताइए क्या हुआ, कैपिटल जी किसका रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का। आई जी कौन सा करंट है, और वी जो है, वी यहाँ पर क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ टू बी मेजर्ड, जिसको आपने क्या करना है, मेजर करना है। बोलो, आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से हो गया ये 100 मिली एम्पियर करंट जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, मतलब ये हो गया आई जी। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, मतलब ये हो गया कैपिटल जी। कितना रेजिस्टेंस जोड़ूंगी, वो 5 वोल्ट तक जोड़ पाए, मेजर कर पाएगा। तो सीधी सीधी बात है, आर इज इक्वल टू कितना, फार्मूला क्या है, वी अपॉन आई जी माइनस कितना, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को, कितना वोल्टेज मेजर करना है उसमें, और आई जी कितना 100 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब कितना, माइनस कैपिटल जी, कैपिटल जी कितना, हाँ जी। तो इसको आराम से सॉल्व करके देख लो, ये 50 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा, 48। कहो एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, ये तुम्हारे पास है कैपिटल जी। इसमें कितने डिविजन्स हैं, 25 डिविजन्स है, मतलब ये जो इसकी स्केल है इस पर 25 डिवीजन है। जैसे ये 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, ऐसे कितने डिवीजन है, स्केल को 25 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। 1 डिवीजन कितना, 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन कब आता है, जब कितना करंट पास हो, जब इतना करंट पास होता है तो इतना, पर वहाँ पर तो कितने डिवीजन है, तो 25 डिवीजन पे कितना करंट पास हो जाएगा, जो करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होगा वो 1 डिवीजन पर इतना, तो 25 डिवीजन पे कितना, ठीक है। तो ये कितना आ गया कुल, 10 की पावर -2, दूसरी भाषा में मैं बोल सकता हूँ 0.01 एम्पियर से। बोलो ये कौन सा करंट आया, 25 डिवीजन पर। नहीं आया समझ में भाई, तुम्हें बोला है 25 डिवीजन है उसमें, हाउ मेनी डिवीजन आर देयर, 25 डिवीजन है। अब उसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम, मतलब वो कैपिटल जी है, और 25 डिवीजन है। एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन मतलब पॉइंटर इतना खसक जाता है, जब तुम 4 गुणित 10 की घात -4 एम्पियर करंट पास करते हो तो एक बार उसका डिफ्लेक्शन होता है। 25 डिवीजन के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब आ जाएगा, आई जी जो होता है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहलाता है कि नहीं। एक डिवीजन पर इतना करंट, तो 25 डिवीजन पे इतना हो जाएगा। बोलो अब आपको उसको 2.5 वोल्ट में चेंज करना है तो क्या करोगे, आर इज इक्वल टू कितना,
अपॉन कितना माइनस कैपिटल जी कितना है तो 250 माइनस 100 यानी कितना आ गया 150। दिस रेजिस्टेंस हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ इट। कहो समझ में आई बात? बस यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज ये समझो कि एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन आता है कब? ऑन पासिंग दिस मच अमाउंट ऑफ करंट। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? तो पूरे 25 डिवीजन के लिए कितना करंट लगेगा, और पूरे के लिए जो करंट लगता है उसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोलते हो, और उसी को IG से रिप्रेजेंट करते हो या नहीं? कर चुके? अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, एक सवाल लिखिएगा, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल G, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल G कैन मेजर अप टू V volts. A galvanometer of resistance capital G can measure up to V volts. A galvanometer of resistance capital G can measure up to V volts to measure NV volt potential difference by it. A galvanometer of resistance capital G can measure up to V volts to measure NV volt potential difference by it. To measure NV volt potential difference by it, what should we do? To measure NV volt potential difference by it, what should we do? To measure NV volt potential difference by it, what should we do? कितना वोल्ट तक वो मेज़र कर सकता है अभी? V। अभी उसकी लिमिट क्या है? तो यहाँ पर V वोल्ट तक वो मेज़र कर सकता है, ठीक है। उसमें से बहने वाला मैक्सिमम करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, मतलब उसका मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस जो वो मेज़र कर सकता है। तो यहाँ से IG की वैल्यू कितनी आ गई? IG की वैल्यू आ गई V/G। बोलो, IG इज द मैक्सिमम करंट विच कैन बी मेजर्ड। IG को बोलते हो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास टू द गैल्वेनोमीटर। मैक्सिमम पास किए जाने वाले करंट को उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा जो तुम मेजर कर सकते हो। गॉट इट? गॉट इट? ये अब तुमको कितना मेजर करना है सर? तुम्हें मेजर करना है NV। तो फार्मूला क्या है? V/IG माइनस G। V यहाँ पर वो वोल्टेज डिफरेंस है जो तुमने मेजर करना है, जो तुमको दे रखा है NV। IG की वैल्यू कितनी? V/G। यहाँ V से V क्या हो गया? तो NG माइनस G, यानी कितना? N-1G। सो दिस इज दैट रेजिस्टेंस विच इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ इट। IG होता है मैक्सिमम करंट जो तुम मेज़र कर सकते हो या तुम जो पास कर सकते हो, ठीक है। V = IR होता है। V उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस, I उसमें से पास होने वाला करंट, R उसका रेजिस्टेंस। मैक्सिमम इतना वोल्टेज मेज़र कर सकते हो, मैक्सिमम इतना करंट मेज़र कर सकते हो, ये उसका रेजिस्टेंस। तो दोनों इस तरह से रिलेटेड होंगे कि नहीं होंगे? तो IG मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना करंट पास कर सकती हो। समझ गई? समझी या नहीं? अब तुम्हें यहाँ पे फार्मूला लगाना है। यहाँ V से मतलब क्या होता है? वो V जो तुमने मेज़र करना है। तुमने कितना मेज़र करना है? NV मेज़र करना है। यहाँ तुम सीधी सीधी बात है, तुम्हें R का फार्मूला मैंने बोला तो तुम ये फार्मूला लगा रही हो कि कितना मैक्सिमम, मुझे कितना रेजिस्टेंस जोड़ना होगा। मेरे पास सर ये वाला फार्मूला मैं लगा रही हूँ, लगा दे। अब V की वैल्यू तुमको दे रखी है NV, कैपिटल G तुमको दे रखा है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ टक रही है? तुम्हें IG नहीं दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा है कि IG। तो तुम क्या करोगे? IG को तुम्हें निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो हमारी बात को? मैंने बोला उसको NV वोल्टेज मेजर करना, बताओ कितना रेजिस्टेंस जोड़ोगे। जैसे ही पढ़ा तुमने क्वेश्चन, तुम्हारे दिमाग में आया बाबा वोल्ट मीटर पर बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे ये फार्मूला लगाना है, लगा दिया मैंने। V की जगह रख दिया NV जो मुझे मेजर करना है। कैपिटल G मुझे दे रखा है पका पकाया, लेकिन मेरी गाड़ी कहाँ अटक रही थी? मुझे IG निकालना था। तो IG कैसे निकालूँ? कैसे निकालूँ?
तो मैक्सिमम कितना करंट पास कर सकता हूँ उसको जब उसके रजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा जो अभी मैं मेजर कर सकता हूँ। तो यहाँ से IG आएगा, दैट आई एम फीडिंग हियर। अभी समझे? समझ गए या नहीं? 77 बोलो। अब तुम्हें NV वोल्टेज मेजर करना है। यहाँ इस फार्मूले में V कौन सा वोल्टेज होता है जो तुम्हें मेजर करना है। तुम्हें कितना मेजर करना है? तुम्हें कितना मेजर करना है? इस फार्मूले में V क्या होता है जो मेजर करना है? क्वेश्चन वाले ने तुम्हें क्या दे रखा है कि कितना मेजर करना है तुम्हारे को? ठीक है, V यहाँ पर वो वोल्टेज डिफरेंस है विच यू आर देयर टू मेजर। एंड हाउ मच यू आर देयर टू मेजर? How much voltage difference you are supposed to measure? NV, that you put there. A milliammeter of range 10 milliampere has a coil of resistance this। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया? ये IG है, ये कैपिटल G है। वोल्ट मीटर को 10 वोल्ट का बनाना है तो सिंपल सा फार्मूला लगाना ही का है, यहाँ तो कुछ मुझे करना नहीं है। ये और IG कितना 10 मिली एम्पियर, मिली मतलब कितना माइनस ये कितना 1000 में से ये जाएंगे कितने आ जाएंगे 999 ओम को काय में जोड़ने का भाई, सीरीज में जोड़ने का है। बोलो, फार्मूला बेस था, कुछ था नहीं इसमें करने लायक। अंडरस्टूड? करिए अगला 78। अब यहाँ इस प्रॉब्लम में तुम कोई एमीटर का या वोल्ट मीटर का फार्मूला वगैरह लगाओगे तो काम नहीं होगा। ये फार्मूला बेस प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। किसने किया? क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। भाई यहाँ से कितना करंट गया? कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, 2-3 स्टेप की प्रॉब्लम है। यहाँ से कितना करंट गया? सुनाई नहीं दिया मुझको। एमीटर की रीडिंग कितनी है और इधर वोल्टेज डिफरेंस कितना आ रहा है? अब जो तुम 2 एम्पियर करंट पास करोगे, जो 2 एम्पियर तुम करंट पास करोगे, 2 एम्पियर में से कुछ ऊपर से जाएगा, कुछ नीचे से जाएगा। 2 एम्पियर में से कुछ करंट ऊपर से आएगा, कुछ करंट नीचे से जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा सर? लेकिन कुल मिलाकर इसमें कुल मिलाकर कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर ही जाएगा। नहीं आया? कुल मिलाकर कितना करंट जाएगा? अब इनका इफेक्टिव अपन ने मान लिया, मान लो R है, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना मान लिया? सुनाई नहीं दिया मुझको? तो कुल मिलाकर जो करंट गया 2 एम्पियर इंटू R इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है? तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। मतलब इन दोनों का इफेक्टिव कितना है? 60 ओम आ गया। बोलो आ गया? अब उसमें से कुछ इसका कुछ इसका है तो इफेक्टिव R किसके बराबर होगा? ये इंटू मान लो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अपन ने मान लिया कुछ भी X, तो 75 इंटू एक्स अपॉन 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? प्रश्न का एमीटर वोल्ट मीटर के फार्मूले से कोई लेना देना नहीं है, सब गया तेल लेने। यहाँ कुछ लगी नहीं राशि, बोल सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है कि इधर कितना करंट गया, उसमें से कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, लेकिन इनमें से कुल मिलाकर इनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना जाएगा? कॉम्बिनेशन में से कितना जाएगा? 2 एम्पियर जाएगा। अब इन दोनों का इफेक्टिव मैंने मान लिया R, तो इसमें से कुल मिलाकर जाने वाला करंट इंटू इनका कुल मिलाकर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कुल वोल्टेज डिफरेंस। R की वैल्यू आ गई 60। ये R क्या है? इन दोनों का इफेक्टिव है ना, और वो क्या होगा? R1 R2 अपॉन क्या? सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? समझ गए? कोई
फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर एमीटर वोल्ट मीटर का, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल। लॉजिक लगाऊं तो और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसा, एक और अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है। इधर से कितना करंट गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में से करंट कितना जाएगा, उस वाले रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा, मान लो I1, तो कितना होगा उसका रेजिस्टेंस इनटू उसमें से बहने वाला करंट इज इक्वल टू कितना, यहाँ से I1 की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, 15 से कितनी बार गया ये 8 बार, और ये कितनी बार गया 5, तो 8/5 मतलब कितना 1.6 एम्पियर। 1.6 एम्पियर किस में से गया, ऊपर वाले में से, तो नीचे वाले में से कितना जाएगा 0.4 एम्पियर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब 0.4 एम्पियर उसमें से बहने वाला करंट है, 0.4 इंटू उसका रेजिस्टेंस कितना इज इक्वल टू उसका वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस यहाँ से निकाल लो 120/0.34, आंसर आ गया। नहीं आ समझ में, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में मैंने बोला तुम्हारे को, इसमें कुछ है नहीं, मतलब कॉपी पे पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं भी सोचने बैठूंगा तो और 3 तरीके निकाल लूंगा मैं इसको करने के। समझ रहे हो मेरी बात को भाई, पैरेलल में है तो वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है 120, तो वो इसका वोल्टेज डिफरेंस इंटू इज इक्वल टू इसमें से बहने वाला करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस। सॉल्व करा कितना आया इसमें से करंट, इधरों करंट कितना गया थोड़े कोल, तो रेस्ट कितना करंट जाना है इधरों भाई, इसमें से बहने वाला करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस। बोलो ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी इसमें सोचूंगा तो मेरे पास और कोई अप्रोच भी बनकर आ जाएगी, सोचने की बात है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वोल्ट मीटर रीडिंग वुड बी, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, क्या होगी भैया, किसने किया, हु डिड, क्या करेंगे हम, कैसे शॉर्ट सर्किट है, आपने क्या जोड़ रखा है यहाँ पर, वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस मालूम करना है तुम्हारे को। अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड इट इज सपोज टू बी एन आइडियल एमीटर, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा 0 ओम, तो ये 0 ओम है, 0 ओम है ये, तो मतलब एक तरह से यूँ देखा जाए तो अपने यू हैव जॉइंड विद अ कंडक्टर, और कंडक्टर से ज्वाइन कर दो तो शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट कर जाए तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा, किसी चीज़ को 2 वायर से जोड़ दो तो उनके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस 0 हो जाता है। बोलो, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी होगी, दूसरी भाषा में आप इसमें से बहने वाला करंट कितना, सर माना कि इसमें से बहने वाला करंट आई है, चल बेटा आई इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस, कितना आ रहा है वोल्टेज डिफरेंस 0 आ रहा है, तो जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वोल्ट मीटर वही तो बताएगा कि नहीं। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, कोई एमीटर का वोल्ट मीटर का फार्मूला नहीं लग रहा, लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बात समझ में आई। आपने इसको काहे से जोड़ दिया, एमीटर से, एमीटर जब तक नहीं बोला हो तो वो मान के चला जाएगा कि कौन सा एमीटर है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना, मतलब आपने यू हैव जॉइंड विद अ वायर, और जब 2 पॉइंट्स को आप एक वायर से जोड़ देते हो तो इट इज कॉल्ड एज, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, ठीक है, कर लो, समझ में आई बात। Voltmeters V1 and V2 are connected in series across a DC line। कोई एक DC लाइन है, डायरेक्ट करंट की लाइन है, उन पे वोल्टमीटर कितना V1 और V2 अपने जोड़े, V1 कितना रीड करता है 80 वोल्ट एंड 80 वोल्ट एंड हैज़ पर वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम्स, और V2 कितना, V2 का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कितना है 32 किलो ओम्स, तो लाइन वोल्टेज कितना होगा। अगेन कोई ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका एमीटर या वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस से कोई लेना देना है, प्रिसाइजली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।
एक डीसी लाइन है तुम्हारे पास, क्या लाइन है? डीसी लाइन। डीसी लाइन मतलब जैसे तुम्हारे पास में कोई ऐसी कोई लाइन है, ये लो इस तरह की कोई लाइन है तुम्हारे पास, ठीक है। केबल है कोई एक, क्या है? कोई एक केबल। इस केबल, आपने इस केबल के सीरीज में क्या लगा दिए? इस केबल के सीरीज में आपने क्या लगा दिए? 2 वोल्ट मीटर लगा दिए। एक वोल्ट मीटर आपने यहाँ लगाया V1 और एक वोल्ट मीटर आपने यहाँ लगाया V2। बोलो, एक वोल्ट मीटर आपने यहाँ लगा दिया, एक वोल्ट मीटर आपने कहाँ लगा दिया? यहाँ पर। बोलो ना। अब V1 कितना रीड कर रहा है? ये जो V1 है, V1 की कितना रीड कर रहा है? ये सुनाई नहीं दिया मुझको। V1 जो रीड कर रहा है वो 80 वोल्ट में रीड कर रहा है। V1 कितना रीड कर रहा है? 80। और V2 का जो टोटल रेजिस्टेंस है, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 32 किलो ओम्स, मतलब 32,000 ओम। ठीक है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? V2 का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 32,000 ओम है। ठीक है, और V1 कितना रीड कर रहा है? 80 वोल्ट। और पर वोल्ट इसका रेजिस्टेंस कितना है? 200 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 200 इंटू कितना? 80, यानी कितना? 16,000 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस है 16,000 ओम और इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो टोटल लाइन वोल्टेज पूछा है, मुंह जबानी क्वेश्चन हो रहा है, ओरली हो रहा है। बोलो। लॉजिक लगाओ भैया। मैंने तुम्हारे को फिर बोला, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज फंस गई। और ये भी देखो तो मेहमान मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद प्रयागराज का क्वेश्चन है सन 1992 का। ठीक है भाई। इकतीस साल पहले का, जब मैंने IIT का नाम नहीं सुना था। ठीक है, क्या है ये? सिंपल सी बात है साहब। देखो, एक लाइन वोल्टेज है, मतलब क्वेश्चन को पढ़कर अपने को क्वेश्चन को कई बार खुद से समझना पड़ेगा। हर प्रश्न फार्मूला बेस्ड नहीं होता है, हर प्रश्न फार्मूला बेस्ड नहीं होता है कि फार्मूला लगाया और क्वेश्चन हो गया। एक तुम्हारे पास एक डीसी लाइन है और वो लैंग्वेज कई बार थोड़ी सी हैरेस कर जाती है, तो ये प्रैक्टिस करते करते अपने को समझ में आ जाता है कि हाउ टू प्रोसीड। दिस इज अ डीसी लाइन। एक केबल है तुम्हारे पास जिसमें से डीसी करंट पास हो रहा है। सेल या बैटरी जो करंट पास करते हैं वो कौन सा करंट होता है? डीसी। इसमें मैंने क्या करा, इस केबल पर मैंने 2 वोल्ट मीटर जोड़ दिए। काय में जोड़ दिए? सीरीज में। पहला वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग बता रहा है? 80 वोल्ट। V1 बता रहा है 80 वोल्ट, जबकि उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम पर वोल्ट। मतलब कुल मिलाकर उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 200 इंटू 80 यानी कितना? 16,000 ओम उसका रेजिस्टेंस होगा। और दूसरे वाले का तुमको रेजिस्टेंस दे रखा है 32 किलो ओम, मतलब कितना? 32,000 ओम। तो टोटल लाइन वोल्टेज तुमसे पूछा है। अब इस प्रश्न को तो मैं देखूं तो मतलब मुझे जबानी मेरे को दिखा रहा है 80 और 160 240 आंसर आ गया। कैसे? जरा दिमाग लगाओ। इस 16,000 पे कितना वोल्टेज है? तो ये उसका दुगना वोल्टेज है, सीरीज में है। तो 16,000 पे 80 है तो 32,000 पे कितना होगा? 160 होगा। 160 प्लस 80 कितना हो गया? नहीं आया समझ में? वरना फिर यहाँ से करंट निकालो। क्या करंट निकालोगे? कितना आ रहा है करंट? करंट इसका कितना आएगा भैया? ये वोल्टेज है 80, तो इसका वोल्टेज कितना? रेजिस्टेंस कितना? तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया? 1/200, इतना एम्पेयर करंट आ गया। तो टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा? टोटल वोल्टेज कितना आएगा? इसमें से बहने वाला करंट इंटू उसका टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना? 16,000 यहाँ पर और वहाँ कितना? 32,000। 48,000 को 200 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। समझे? अरे कहो, सीरीज में जो करंट इसमें से जाएगा वही करंट इसमें से जाएगा कि नहीं जाएगा?
सीरीज में दोनों में से करंट क्या जाएगा? सेम जाएगा। सॉरी, लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज नॉट डन बाय फार्मूला ओनली। एमीटर की रीडिंग कितनी दे रखी है तुम्हारे को, और वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी दे रखी है? तुमसे पूछा है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। इस रेजिस्टेंस के बारे में कुछ उल्लेख नहीं है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 ओम होगा, 10 ओम से ज़्यादा होगा, कम होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है भैया। जिपमेर 99 की प्रॉब्लम है। जिपमेर जो है वो मेडिकल की बड़ी अच्छी एग्ज़ाम मानी जाती थी। मतलब कठिनतम परीक्षा मेडिकल की जो थी वो थी BHU और जिपमेर। इन दोनों के पेपर IIT JEE एडवांस के लेवल के माने जाते हैं। अब तो सब नीट पे कंबाइन हो गए। होती थी वरना जिपमेर जब सबसे आखिर में जो एग्ज़ाम्स नीट के साथ में जुड़ी है उसमें एम्स और जिपमेर ही थी। बाकी सब एग्ज़ाम्स पहले ही मिल चुकी थी, AFMC वगैरह सब। क्या करेंगे हम यहाँ पर? हमसे पूछा है, किसकी वैल्यू पूछी है हमसे? R की वैल्यू पूछी है ना? R की वैल्यू पूछी है। क्या होगी? 10 ओम होगी, 10 ओम से ज़्यादा होगी। मुँह जवानी हो रहा है प्रश्न। क्या आंसर आया? क्यों? ठीक है, ये भी एक अप्रोच है। जैसा बोला तुमने मैं वैसे ही कर लेता हूँ। यहाँ 2 एम्पियर है। अब इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? 20 होगा। अब यहाँ से करंट मान लो I1 गया, डेफिनेटली I1 की वैल्यू क्या होगी? 2 एम्पियर से कम होगी। कि यहाँ से 2 एम्पियर गया तो यहाँ 2 एम्पियर से क्या होगा? मैं वो वाली अप्रोच लेकर चल लेता हूँ, कहो ना। तो मैं 2 एम्पियर से कम ले लेता हूँ। 2 एम्पियर से कम लिया, कम लिया, कम लिया, कम लिया। तो अब उसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है? 20 है। ये कितना है? करंट कितना? I1। और ये कितना? 20 अपॉन कितना? R। और ये इसकी वैल्यू कितनी है? 2 से कम है। तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ। तो 20/2 से ज़्यादा होगी R की वैल्यू। मतलब कुल मिलाकर इस तरह से क्या आ गया? R की वैल्यू क्या होगी? 10 से ज़्यादा, मोर देन 10 से। नहीं आया समझ में? सो दिस इज़ वन अप्रोच। समझ में आया भैया? वो इधरों करंट कितना गया थोड़े को 2 एम्पियर। तो यहाँ जो करंट आना है वो 2 से क्या आना है? कम आना है। अब इसमें से मान लो करंट 2 I1 है, तो करंट क्या होगा? इसका अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। कशिश ठीक है? तो ये जो करंट आएगा 20/R वो 2 से कम होगा। R को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो R की वैल्यू क्या होगी? 20/2 यानी क्या? 10 से ज़्यादा। R की वैल्यू 10 से ज़्यादा आएगी। सिंपल सी बात, कहो ठीक। R की वैल्यू इज मोर देन 10। एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच क्या है? सीधी सीधी बात है, इस पूरे में कुल मिलाकर कितना करंट होगा? मान लो इन दोनों का इफेक्टिव X है। इन दोनों का इफेक्टिव कितना? इफेक्टिव X है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था तो मैंने इसका इंडिविजुअल X माना था, मैं इफेक्टिव कितना मान लेता हूँ? और इसमें से बहने वाला करंट इज इक्वल टू कितना? अब इफेक्टिव कितना आ रहा है? X जो है वो क्या है? इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर 10 है तो ऑब्वियसली बात है इंडिविजुअल जो होंगे वो 10 से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कम होता है। नहीं आया समझ में? समझे भाई? इन दोनों का इफेक्टिव लेटेड भी X, तो टोटल करंट 2 एम्पियर है, इफेक्टिव X है, इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस कितना कृष्णा? 20। सॉल्विंग दिस विल गिव यू X की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। मतलब इनका इफेक्टिव 10 है, तो इंडिविजुअल वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी? 10 से। समझ चुके? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करा?
गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करा, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ा। अच्छा, किसी लोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज डिफरेंस तुम्हें मेजर करना होगा, इफ़ यू वांट टू मेजर वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दिस लोड, अगर तुम्हें इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस मेजर करना है, देन व्हाट विल यू डू, आपको जो वोल्टेज डिफरेंस इसके अक्रॉस चाहिए वही वोल्ट मीटर के अक्रॉस चाहिए होगा। अरे आपको क्या करना है, आपको लोड के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस बताना है और वोल्ट मीटर वो बताएगा जो उसके अक्रॉस है। तो ऐसा क्या करो कि जो इसके अक्रॉस है वही उसके अक्रॉस हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ोगे, इसके पैरेलल में। सो टू मेजर वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस एनी लोड, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ इट। बोलो, समझ गए? टू मेजर वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस एनी लोड, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ इट। measure voltage difference across any load, to measure voltage difference across any load, voltmeter is connected in parallel of it. To measure voltage difference across any load, voltmeter is connected in parallel of it. वोल्टमीटर को उसके पैरेलल में जोड़ेंगे। कर लिया? वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे, जोड़ दिया। और एक अच्छे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छे एमीटर का रेजिस्टेंस क्या था, और अच्छे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। समझ गए? लिख लेना। अ गुड वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, a good voltmeter has high resistance and ideal voltmeter has infinite resistance. A good voltmeter has high resistance and ideal voltmeter has how much? एक गुड वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। समझ गए? अरे बोलो। Determine percentage error in reading of voltmeter. Determine percentage error in reading of voltmeter. आपको रीडिंग कब बतानी होगी? ये जो रीडिंग बताएगा, ये कौन सी रीडिंग बताएगा? बाद वाली। और आपको कौन सी रीडिंग बतानी होगी? अभी सुनो मेरी बात, पहले वाली बताना। हमको तो वो वाली चाहिए। अभी ये 400 और ये कितना, 200। मान लो ये 20 वोल्ट है, ये 400 ओम है, ये 200 ओम है। हमें है ना, मान लिया इधर कितना वोल्टेज है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। इसके अक्रॉस V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले तो टोटल वोल्ट वो निकालो, टोटल रेजिस्टेंस कितना। ये करंट आया, ये करंट आया, इनटू इसका रेजिस्टेंस कर दूंगा, कितना आ जाएगा? V2 की वैल्यू V/3 आई। ये कौन सा वोल्टेज है, एक्चुअल है ये, यही मालूम होना चाहिए तुम्हारे को। अब तुमने जब इसको जोड़ दिया तो कितना आएगा ये। यहाँ पर तुम्हारे पास में कहानी ये थी, अब इस बार कहानी क्या रहेगी, इन 200 का पैरेलल कितना होगा। तो अभी वोल्टेज डिफरेंस कितना है, कितना वोल्टेज आ रहा है इस बार V2 डैश आ रहा है। तो V2 डैश की वैल्यू कितनी, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना,
इनटू ये रेजिस्टेंस 100 है, कितना आ रहा है? उसने कायदे से रीडिंग कितनी बताना चाहिए थी? V/3। बता कितनी रहा है वो? V/5। बोलो ना। तो एरर कितने की आई? इसके बाद में एरर कितने की आई? एरर आई V' माइनस V, यानी कितना? V/5 माइनस V/3। एलसीएम लोगे कितना आ गया इसको? ये एरर आई। अभी तुमको एरर निकालने के बाद अब तुमको क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी? ये जो एरर आ रही है, इस एरर को कैसे डिवाइड करोगे? ओरिजिनल से। V से V कैंसल, कितना आ गया? लेकिन तुम्हें तो कौन सी एरर निकालनी है? परसेंटेज एरर। तो क्या करोगे? इस -2/5 का किस में मल्टीप्लाई कर दोगे? -40%। मतलब जितनी रीडिंग बतानी थी उससे 40% वो कम बता रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई? अरे कहिए भाई, हमने क्या करा यहाँ पर? हमने अभी बताना है कि ये यहाँ पर ये जो 200 ओम दे रखा है, ये क्या दे रखा है? ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर दे रखा है। ये समझ में आई बात या नहीं आई? भाई ये जो तुम्हारे इसके नीचे लिखा है, मतलब तुम समझो ना इसका क्या मतलब है। ये 400 ओम है, ये 200 ओम है, यहाँ पर 200 ओम लिखा, मतलब ये क्या बता रहा होगा तुम्हारे को? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर ही बता रहा होगा ना। अभी रीडिंग बता रहा है, तुम्हें रीडिंग कौन सी चाहिए? उस समय की। ये रीडिंग कौन सी बता रहा है? इस समय की। समझ रहे हो मेरी बात को? अब क्या होगा तुम्हारे पास में? V2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो कितनी आ रही है? भाई पहले करंट निकालो। माना कि टोटल वोल्टेज V है, माना कि टोटल वोल्टेज V है, तो करंट कितना आएगा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू इसका रेजिस्टेंस कर दूंगा तो ये टोटल, ये वोल्टेज डिफरेंस आएगा। हाँ जी। और अब कौन सी? ये कितना? तो इस समय V/हाँ 500 टोटल, क्योंकि 200 पैरेलल में कितना हो गया? टोटल हो गया 500 इनटू ये। तो ये आया कि नहीं आया? तो ये आया वोल्टेज। तो एरर कितने की आएगी? इसमें से इसको माइनस करो, बोलो ना, और उसको ओरिजिनल से डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव एरर इनटू 100 कर देंगे, अंश क्या आ जाएगा? बोलो, ठीक है। समझ चुके भैया? बोलिए। तो ये तुम्हारे पास में किस तरह से हमने एरर निकाली, क्लियर? तो हमने एमीटर पढ़ा है और हमने क्या पढ़ा है? वोल्ट मीटर। हमने एमीटर पढ़ लिया और साथ ही में क्या पढ़ लिया? वोल्ट मीटर। अभी जरा इनमें दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं हम। क्या देख लें हम इनमें? डिफरेंस। तो चलो, डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इधर क्या लिखूँ मैं? एमीटर, और इधर क्या? वोल्ट मीटर। सबसे पहली बात, पहला डिफरेंस तो क्या? डेफिनेशन। भाई ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स करंट, इट मेजर्स वोल्टेज डिफरेंस। बोलो ना। पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन हो गया। एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट एंड वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए आपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ा, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ा। बोलो, पहला डिफरेंस तो क्या हो गया? इनकी डेफिनेशन। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? टू मेक अ गैल्वेनोमीटर, टू मेक अ वोल्ट मीटर एमीटर, अ स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ इट, एंड टू मेक वोल्ट मीटर a high value resistance is connected in series of it, से दूसरा डिफरेंस। तीसरा, पार्डन मी, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या? एमीटर को लोड के काहे में जोड़ते हो? सीरीज में। और वोल्ट मीटर को लोड के काहे में जोड़ते हो? पैरेलल में।
ये तीसरा डिफरेंस बोलो। चौथा डिफरेंस क्या? एक अच्छे एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, और इसका क्या होता है? लार्ज होता है। और पांचवा डिफरेंस क्या? पांचवा डिफरेंस क्या भैया? इसका आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी। बोलिए, नहीं आ समझ में? भाई पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन, दूसरा मीटर बनाने के लिए आपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट जोड़ा, और वोल्टमीटर बनाने के लिए सीरीज। बोलो ना। और फिर तीसरा क्या? लोड को अमीटर के काय में, अमीटर को लोड के काय में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को अमीटर के लोड के। अच्छे अमीटर का रेजिस्टेंस, अच्छे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस और आइडियल वोल्टमीटर का। पिछले 3 घंटे में अपन ने केवल अमीटर और वोल्टमीटर पढ़ा है। मैं तो कुछ और भी सोच के आया था कि अपन और भी कुछ आगे कर लेंगे। हमने 3 घंटे में केवल ये पढ़ा, और मैं दावे के साथ में बोल सकता हूँ बेटा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई नहीं होगा जो अमीटर और वोल्टमीटर को 3 घंटे पढ़ाएगा। सन 2013-14 में हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी। तब ये यूट्यूब वगैरह पे इतना पॉपुलैरिटी थी नहीं, होती नहीं थी यूट्यूब पे। मैंने तुम्हें बताया इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं थी हमारे पास बहुत ज़्यादा। तो हमने ना एक इंदौर का एक चैनल है, केबल कनेक्शन होता ना, तो एक केबल कनेक्शन पे हमने एक चैनल शुरू किया था। अभी मेरे पास उसका कभी पैम्पलेट भी पढ़ूंगा तो मैं दिखाऊंगा मैं। तो हमने एक चैनल शुरू किया था, मतलब इट वाज, अगर मैं सही बोलूँ तो इंडिया का पहला चैनल था वो। मेरी सोच तो पूरी वही थी जो सोच आज जो दिख रही है वही सोच थी मेरी, पर मैं खुद एग्जीक्यूशन में स्लो पड़ गया। मेरा मतलब वो जिसको बोलते हैं टाइम निकल गया और मैं हाथ मलता हुआ रह गया मैं। तो हमने एक चैनल शुरू किया था 24 आवर्स का एजुकेशनल चैनल। तब कोई चैनल नहीं था वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में, सॉरी, एजुकेशन चैनल, जिस पर हम क्या करते थे, केवल IIT और नीट के जो लेक्चर्स थे वो है लेक्चर ब्रॉडकास्ट करते थे। इंदौर में चलता था वो चैनल। अभी पैम्पलेट होगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कभी, मेरे पास पड़ा होगा। तो उस समय तो वही हम छपवाते थे, और वो स्कूलों में जाकर हमने सेमिनार्स वगैरह लिए, स्कूलों में बताया हमने। तो उस पर अलग अलग वीडियोस डालते थे, जैसे क्या वो CDs DVDs बना के मैं यहाँ से भेजता था उनको, और वो DVDs को क्या करते थे, ब्रॉडकास्ट कर देते थे। तो वो चलता था। तो मुझे ध्यान है मेरा वोल्टमीटर का एक लेक्चर मैंने भेजा, दिया होगा उस पर, सारे दिए होंगे मतलब, पर तो वोल्टमीटर का एक किसी ने वीडियो देखा, फिजिक्स का कोई टीचर था इंदौर का, तो उसका कॉल आया मेरे पास कि मैंने देखा आपका लेक्चर, देखा मैंने। तो मेरे को लगा यार शुरुआत में कि मैंने यार वोल्टमीटर पे कोई क्या इतना क्या पढ़ाएगा, मतलब कितना नॉलेज दे सकता है कोई, होगा। पर वो देखते 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 25 मिनट निकल गए मेरे को। तो मुझे 25 मिनट में 25 नई बातें मालूम पड़ गई जो मुझे अभी तक नहीं मालूम थी। बोले कि एमीटर वोल्टमीटर में कुछ ऐसा कुछ है नहीं, कुछ ड्रास्टिक कुछ कि आप मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अलग किस्म की चीज़ें हों, लेकिन करते गए तो बोले मालूम पड़ा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमको मालूम पड़ी जो इस पर नहीं पता थी हमको। बोले 25 मिनट का तुम देखना कभी मेरा वो जो ऑनलाइन वीडियो होगा वो 20-25 मिनट का ही होगा, वो इससे ज़्यादा का नहीं हो। तो चीज़ें करने के लिए अपने पास बहुत सारी हैं, चीज़ें करवाने वाले लोग भी चाहिए। मैं तुम्हें बोला ना भैया, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। जब व्हेन यू पीपल कीप ऑन गिविंग रिप्लाइज, तो मेरे पास भी लाइन लगी पड़ी है। चीज़ें फिर अपने आप दिमाग काम करने लगता है। जब अपन जिसको बोलते हैं ना, जब अपन फॉर्म में, तो अपने आप फिर जिसको बोलते हैं कि बैट बॉल पे नहीं आता, जहाँ बैठ जाता है बॉल वहीं आती है। तो जब अपन जिसको बोले कि यार अपन फॉर्म में है, तो फॉर्म में होने का मतलब ये नहीं कि जहाँ बॉल गिरेगी बैट वहाँ चलेगा। फॉर्म में होने का तो मतलब ये है कि जहाँ बैट आएगा बॉल वहीं आती है। फिर ये सारे पांचों डिफरेंसेस लिख लीजिए। समझ में आ गए पांचों डिफरेंसेस?